डेमोग्राफिक चेंज के पीछे औद्योगिक विकास और रोजगार के बढ़ते अवसरों को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। उत्तराखंड जो जाना ही जाता है अपनी सांस्कृतिक विरासत और शांत वातावरण के लिए, लेकिन हाल ही के दिनों में यहाँ हो रहे विकास और औद्योगिकरण की वजह से यहाँ जनसंख्या संरचना में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। समाज शास्त्रियों का मानना है कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में औद्योगिकीकरण तेजी से हुआ है, जिस कारण लोग रोजगार की तलाश में उत्तराखंड में आकर बस गए हैं। इससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी प्रभावित हुई है। रिमोट एरिया में और ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय और उद्योगों को प्रोत्साहन देने का काम सरकार कर रही है। लेकिन इसका एक असर ये भी हो रहा है कि इसके आधार पर जो रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों के लोग, आसपास के प्रदेशों के लोग लगातार यहाँ पर अपनी बसावट को बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त। समाजशास्त्री डॉक्टर परितोष सिंह के मुताबिक भारत की जनसंख्या को देखें तो समुदाय विशेष की जनसंख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें नई जगह की तलाश रहती है। ऐसी जगह जहां ज्यादा विरोध न हो और रोजी रोजगार भी आसानी से हो सके। लिहाजा उत्तराखंड की शांत वादियों में अब इस खास समुदाय का आगमन बढ़ा है। विशेष समुदाय की बढ़ती बसावट राज्य में सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष को जन्म दे रही है। उत्तराखंड में देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी में जो सबसे ज्यादा घनत्व वाले जनपद हैं, उसमें ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून को समाहित किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं आपको कम दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अगर हम बात करें खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की, जहाँ पर जनसंख्या की डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, वहां पर ये विशेष समुदाय के लोग ये सोचते हैं कि हम वहां पर एक बड़ी जगह हमको मिलेगी जहां पर हम लोग अच्छी तरीके से विकास कर पाएंगे। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज यानी कि जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों ने राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से पलायन और मैदानी जिलों में बाहरी आबादी का तेजी से बसना इस बदलाव का मुख्य कारण है। वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली के मुताबिक अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये संघर्ष और सामाजिक असंतुलन को जन्म दे सकता है। हिमाचल का भू कानून और उत्तराखंड का भू कानून बिल्कुल दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बल्कि मैं कहूँगा उत्तराखंड का जो लैंड एक्ट है, जो भू कानून है, वो पूरे देश में बिल्कुल अलग है। जो ऐसा भू कानून है जो पूरे राज्य पे लागू ही नहीं होता। मतलब आपकी एग्रीकल्चर जो लैंड है उस पर खाली ये भू कानून लागू होता है। जो हमारे म्युनिसिपल एरिया हैं, नगर निगम है, नगर निकाय है, पंचायत है और कैंटनमेंट बोर्ड है, वहाँ पर ये कानून लागू ही नहीं होता। जब आपने एक कानून में एक व्यवस्था दे दी कि कोई भी देश का कोई भी आदमी किसी भी जगह से आके अपने जीवन काल में एक बार में अपने घर बनाने के लिए उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर जमीन ले सकता है। उसमें कहीं धर्म समुदाय या विशेष समुदाय का तो आपने जिक्र नहीं किया, तो कोई भी व्यक्ति आ गया जमीन लेके 250 वर्ग मीटर रह सकता है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आकर स्थायी रूप से बसने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर विशेष समुदाय की बसावट से सांस्कृतिक संघर्ष और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। देवभूमि की पहचान और शांति को बनाए रखने के लिए सरकार और स्थानीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। लाइव टाइम्स के लिए देहरादून से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य के गठन को 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रदेशवासियों को उम्मीद थी कि राज्य बनने के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और पलायन की समस्या खत्म होगी, लेकिन आज स्थिति क्या है, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। साल 2000 जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से ही यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि उनके अपने राज्य का विकास होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लेकिन हालात उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर क्षेत्र में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की थी तो दावा किया था कि 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को ही मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस वादे को आज तक पूरा नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रुद्रपुर और उसके आसपास के इलाकों में सिडकुल में काम करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बाहरी राज्यों से आए लोगों की है।
वहीं उत्तराखंड के स्थानीय लोग आज भी रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं। 80-90% लोग जो हैं वो बाहर के, उत्तराखंड के बाहर के मिलेंगे। और जो बड़े उद्योग, जो बड़े वेंडर हैं, हर कंपनी में कोई वेंडर साउथ का है, कोई गुजरात का है, कोई बाहर का है। तो ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के लोगों को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन उनको यहाँ ये सब डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट मिले। जैसे यहाँ पानी जहरीला हो गया। कल्याणी की ये स्थिति थी कि हमारे भी खेत के पास से निकलती है, लोग पानी पी तक लेते थे, इतना साफ पानी था, शुद्ध पानी। और आज ये स्थिति है कि अगर वो पानी शरीर में लग जाए तो आपको शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। स्थानीय लोगों की नाराजगी केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि बाहरी लोग यहाँ की जमीन और संपत्तियाँ खरीद रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए अवसर और संसाधन दोनों कम हो रहे हैं। आंदोलन हुआ था कि 70% स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। सिडकुल क्षेत्र के अंदर रोजगार की अगर हम बात करेंगे तो पूरा जो है अन्य प्रदेशों के जो लोग आए हुए हैं उनका आधिपत्य है, और जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के युवा है, वो कहीं ना कहीं से बीटेक बीएड करने के बाद जो है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर नौकरी करें तो 9 और 10 हजार रुपए उनको सैलरी मिलती है। उत्तराखंड राज्य के गठन के पीछे जो सपना देखा गया था वो अभी अधूरा लगता है। सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन कब स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेगा, या फिर स्थानीय लोग ऐसे ही रोजगार की तलाश में भटकते रहेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। देहरादून से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार इसे लेकर काफी सजग है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सरकार इसे लेकर कोई ठोस कदम उठा सकती है। उत्तराखंड में अगले कुछ सालों में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या हो सकती है, जिसे लेकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार काफी गंभीर है और वो अब सशक्त भू कानून लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 सालों में मुस्लिम आबादी महज 2% के ही आसपास है, जबकि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 16% तक बढ़ने का अनुमान है। उत्तराखंड की आबादी जो है उसमें मुस्लिम आबादी 2011 में वो थी करीब 14%, 13.96%, जो कि हमारे आप सर्वे के हिसाब से हो रही है 16.1%। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, कुछ हो सकता है थोड़ी सी कम भी हो, लेकिन 2% का इजाफा तो पूरे स्टेट के क्या नाम मुस्लिम आबादी पर है ही है। अगर अब हम 4 मैदानी जिलों की बात करते हैं तो 4 मैदानी जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो बढ़ी है वो हरिद्वार और देहरादून जिले में बढ़ी है। उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा हरिद्वार में कुल आबादी का करीब 34% हिस्सा मुस्लिम है। इसी तरह उधम सिंह नगर जिले में भी 32%, नैनीताल और देहरादून जिले में 30% मुस्लिम आबादी है। जानकारी के मुताबिक 2001 में राज्य में मुस्लिम आबादी 11.9% थी, 2011 में 13.9% और 2022 में इसे 16% दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड भारत में असम के बाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी वाला राज्य हो गया है। एक और आंकड़े के मुताबिक 2011 में राज्य की कुल मुस्लिम आबादी 14,06,825 थी, जो कि 2022 में 16,31,917 से भी ज्यादा दर्ज की गई। ये वो आंकड़ा है जो कि रजिस्टर्ड है। जानकार मानते हैं जमीनी हकीकत में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। उत्तराखंड राज्य बना था तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज थी वो 2071 के आसपास थी, जिसमें से कुछ 2-3 का डिस्प्यूट भी था। लेकिन आज की संख्या में ये जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो 5183 पहुंच गई है, यानी 2 गुने से 2.5 गुने के करीब इसमें वृद्धि हो रही है। तो ये कैसे वृद्धि हो गई, इसके पीछे एक स्पष्ट सा कारण ये है कि सरकारी भूमियों पे मस्जिद, कब्रिस्तान और क्या नाम मदरसे बने
और उन लोगों उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो वक्फ बोर्ड में दाखिल हो गई। ये एक बहुत बड़ा इजाफा यहाँ देखने में आ रहा है। जानकार मानते हैं कि इसमें भारत के दूसरे राज्यों से आए मुस्लिम तो शामिल हैं ही, बड़ी संख्या बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या मुस्लिमों की भी है। उत्तराखंड से अंकित शाह की रिपोर्ट। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पन्ना में एक किसान की किस्मत कुछ इस तरह से चमकी कि वो रातों रात लखपति बन